तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और मग्न होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों का क्लास 10 का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितनी भी प्रमुख संख्याएं थे, जो भी परिभाषित शब्द थे, उसको मैंने परिभाषित कर करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए। उसका शेष भाग कुछ रह गया था, आज उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद आज हम लोग क्लास 10 के गणित का पहला चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने वाले भी हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को इधर ध्यान देना होगा, वो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मोसो ज्ञात करना। आप लोग मोसो क्लास 4 या 5 में ही सीखे होंगे मोसो निकालने के लिए, लेकिन आज भी आपको मोसो ही निकालना है। लेकिन मोसो निकालने की जो नया तरीका है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे मोसो निकालते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। देखिए, यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है। उसने कहा कि अगर हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, अगर ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है, तो बड़ा वाला को ए मानिए, बड़ा वाला को आप भाज्य मानिए और जो छोटा है बी उसको आप भाजक मानिए। और भाज्य और भाजक मान करके आप एक भाग क्रिया को अपनाइए। जैसे हम लोग भाग बनाते हैं, भाग बनाने के बाद बातें सुनो, भाग बनाने के बाद अगर कुछ शेषफल रह जाता है तो पहले वाला जो भाजक था अब उसको भाज्य मान लीजिए, और जो शेषफल था उसको भाजक मानकर फिर भाग क्रिया को अपनाइए। ये प्रक्रिया आपको तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए। और जिस स्थिति में शेषफल शून्य आ जाता है, उस स्थिति का जो भाजक होता है वही भाजक उस दिए गए संख्या का मोसो कहलाता है। मैंने जो भी बोला शायद आपको समझ में आए हो कि नहीं पता नहीं। चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम कोई दो संख्या लेते हैं, यहाँ पर ऐसे एक बार थ्योरी को फिर रिपीट कर देते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी में यदि ए बड़ा है बी से, तब ए को भाज्य तथा बी को भाजक मानकर भाग क्रिया को अपनाते हैं। यदि शेषफल शून्य हो तब उस स्थिति में भाजक ही ए और बी का क्या कहलाएगा, मोसो कहलाएगा। यदि शेषफल शून्य न हो तो शेषफल को भाजक तथा जो पहले का भाजक था उसको भाज्य मानकर भाग क्रिया को अपनाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। और जब शेषफल शून्य हो जाए तो उस स्थिति में भाजक ही ए और बी का क्या कहलाता है, मोसो कहलाता है या मोसो होता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको यहाँ पे लिख भी दिया हूं ताकि आप लोग जब इस चीज को नोट करके कॉपी में रखोगे, कल बाय द वे भूल जाओगे, इसको जब फिर से आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। भूली हुई बात आपको फिर से याद आ जाएगी। हालांकि ये लिखना कोई जरूरी नहीं, इसलिए हम आप लोगों को लिखा लिखा के पढ़ाते हैं कि आपके पास एक नोट्स बन जाए, ताकि कल आप रिवीजन करोगे तो ये सभी चीजें लिखी हुई रहेंगे तो काम आएंगे। बात समझ आ रही। हालांकि इसका कोई काम नहीं, कहीं इसका उपयोग नहीं, कहीं ये पूछेगा नहीं, लेकिन हम क्यों लिखा रहे हैं, कुछ रूल ऐसे होते हैं जो दिमाग शायद उतर जाए, उसको हम लिख के आसान कर देते हैं। क्योंकि लिखा हुआ चीज आपके पास हमेशा रहेगा, जो हम शब्द बोलते हैं वो शायद आपके पास हमेशा रहे या ना रहे, लेकिन अब मेरे शब्द भी आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, वीडियो को तो बार बार देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो आपको जो ये हम बताए, अब इसको संतुष्ट करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए आपने ए में भाग दिया, आपने ए में भाग दिया किससे, बी से। अब बी से भाग दिया तो कितने बार बी को पढ़ेंगे, मान लो आप क्यू बार पढ़े होंगे, तो कुछ यहाँ पर आया होगा, कुछ आने के बाद यहाँ पे घटा के आपको कुछ शेषफल बचा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर कहते हैं। तो आप समझ लीजिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और कल भी इस चीज को बताए थे, इसको क्या कहते हैं, जो इधर आता है उसको कहते हैं हम लोग भागफल। क्या कहते हैं इसको, भागफल। और इधर जो आते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं इसको, भाजक। और नीचे में जाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। इस बात को हम कल भी बताए थे ना। अब यहीं से एक संक्षेप में सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, जो शेषफल होता है ना, जो कि आप लोग पिछले क्लास से पढ़े होंगे, उसी को गणित यूक्लिड ने अपने भाषा में इसको ऐसा लिखा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हालांकि है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेषफल,
बस यूक्लिड ने अपने एक नए तरीके से इसको परिभाषित किया, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उम्मीद है आप इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, आपके पास कोई दो संख्या पहले से मौजूद है, एक है 6 और एक है 32। क्या है? 32। अब ये 6 और 32 का मोसो क्या होगा, इसको हम लोग उस मेथड को लेकर बनाते हैं जो कि आप लोग चौथा पांचवा में पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग करते हैं। इन करते हैं जी। आप क्या करोगे, 6 से भाग दीजिए कितना, 32 में। कितने बार में लगेगा? 6 पंचे 30। आप यहाँ पर 30 डालोगे, घटाओगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। फिर यहाँ पे आप इसको ऐसे करना है, जो पहले वाला भाजक था अब वो सेकेंड स्थिति में, दूसरी स्थिति में अब ये भाज्य बन जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब फिर भाग क्रिया को अपनाना है, जो यहाँ पे लिखे तो वही काम कर रहे हैं। देखिए, शेषफल शून्य नहीं आया था जी, शेषफल क्या 2 आ गया था। शेषफल शून्य लाना है, चाहे उसके लिए हमको जितना प्रोसेस करना पड़े करेंगे। बात समझ आ रही है? मैंने यहाँ पे 6 ये डाला, अब फिर से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6। इस बार शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया। बहुत लोग यहाँ पर कैंसिल का सिंबल देता है, आप कट्टी भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे शून्य इसलिए दो क्योंकि शून्य से ये मालूम होता है कि अब इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आया, ये भी भाजक है, तो अब सोचने वाली बात है हम किसको मोसो माने। तो अंतिम वाला जो भाजक है, इसी से पूरा पूरा कट गया, तो अंतिम वाला भाजक ही इस दिए गए संख्या का क्या कहलाएगा? मोसो कहलाएगा। और मोसो का हम लोग संक्षेप में मोसो तो संक्षेप रूपी है, महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मोसो कहते हैं, या उसी को हम लोग संक्षेप में HCF भी कहते हैं। अर्थात आपके पास जो मोसो आया, मोसो वो कितना आया जी? 2 आया। अब बात समझ में आ गई? इसी चीज को अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सीखने वाले हैं, तो धैर्य बना कर रखे। अब आप लोगों के बीच क्लास 10th का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 1.1 आ रहा है। अच्छा है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब ये 3 सवाल यहाँ पर है, ये तीनों सवाल को क्या करना है? बनाना है। हम 1 नंबर के सवाल को बनाते हैं। 1 नंबर में आपके सवाल है, और मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो बड़ा होगा उसको A मानना है, जो छोटा होगा उसको B मानना है। तो लिखेंगे माना कि A बराबर 225 और B बराबर क्या हो जाएगा? 135। इतना को तो आप लोग समझते हैं। आपको थोड़ा सा रफ में कार्य करना है। कहाँ पे कार्य करना है? रफ में, जो आप लोग चौथा से पांचवा में पढ़े होंगे। आप क्या करो, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दो। आप 135 से भाग करोगे तो 225 यहाँ पे, तो भाग आएगा एक बार में। कितना आएगा? एक बार में। आप घटाओगे तो एक बार में 135 को घटाइए, तो यहाँ पे 5 में से 5 गया 0 आएगा, 12 में से 3 गया तो 9, ये क्या कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर इसको भाजक बनाइए, इसको क्या बना दीजिए आप? भाज्य बना दीजिए। फिर 90 को 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार पढ़ेंगे तो 90 ही होगा, तो यहाँ पे 90 घटाइए, तो घटाने के बाद क्या आ जाता है हमारे पास? 45 आ जाता है। अब इसको भाजक फिर बना दीजिए, अब फिर इस 90 को उठाकर आप यहाँ पर लाइए, अब फिर भाग क्रिया का अपनाइए। ये क्रिया बोले तब तक करना है जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। तो 45 से 2 से गुना करोगे तो 45 में 2 क्या आ जाएगा? 90। इस बार शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया। जैसे शेषफल शून्य आता है तो समझ में आता है किसी स्थिति का भाजक ही अब इन दोनों संख्या क्या होगा? मोसो होगा। लेकिन ऐसे बनाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, और ऐसे आपसे पूछेंगे कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। हालांकि कोई भारी नहीं है, आपको हम सारी चीज को समझा चुके हैं, और इससे आसान हम करने जा रहे हैं। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे हम लोग? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या उसने कहा था? A बराबर क्या होना चाहिए? BQ प्लस R। यही ना बोले थे? अब यहाँ पे पहले भाग की स्थिति देखिए, एक जगह पे कौन लिया है? 225 है, 225 लिए बराबर। उस समय भाजक कौन है? B कौन है? B भाजक है जी, अभी तुरंत बताए थे ना।
बी की जगह पे क्या है 135, इस बीच में कुछ तो गुना है क्योंकि उस समय जगह कौन लिया है, एक लिया है। शेषफल उस समय कितना बचा था, 90। एक स्थिति हुई। अब दूसरी स्थिति की बात करें, दोबारा जब भाग दिए थे उसमें भाजक की जगह पे क्या था 135 था और उस समय भाजक 90 था, गुना में 1, शेषफल उस समय क्या आया था 45 आया था। और तीसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि भाजक की जगह पे 90 है और 90 में 45 से भाग दिए थे तो 45 गुना शेषफल गुना 2, शेषफल 0 आया था जी। जब शेषफल 0 आए तब उस समय का जो भाजक होते, भाजक है जी, भाजक इस दिए गए संख्या का क्या कहलाता है, मौसो कहलाता है, अर्थात एचसीएफ कहलाता है। इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू 45। ये आपका आंसर हो गया। यानी इसका मतलब हुआ कि 135 और 225 का HCF 45 है। उम्मीद है आप लोग इस सवाल को बढ़िया समझ गए होंगे। आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें ये छोटा ये क्या है, बड़ा है, मान लिएगा। तो माना कि ए बराबर आपका जो ए होगा वो क्या होगा जी 38,220। अच्छा लिखे कहाँ है, देखो माना कि ए बराबर क्या है 38,220 और बी बराबर क्या है 196। अब आप थोड़ा सा रफ में कार्य कर लेते हैं। कहाँ पर कार्य करेंगे, रफ में। रफ में आप लोग कार्य करिएगा तो आप 196 से भाग करिएगा 38,220 में, ये ना जी। अब यहाँ पे 38 को 196 गुना करके तो हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं, तो हम बारी बारी जैसे भाग देते हैं वैसे बनाएंगे। पहले आप एक बार में भाग दो, कितने बार में, एक बार में, क्योंकि एक बार जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा 196। अब घटाइए, जैसे घटाते आए हैं आप लोग, यहाँ पे आप क्या रखोगे, घटाइएगा तो 12 में हो जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 नहीं घटेगा, 17, 17 में समझ तो बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 1, ये नहीं बचेगा जी। ये सभी तो आपको आता होगा, ठीक है। इसे अगर सबसे फटाफट बना लेते कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसको अभी इसको ऐसे मत घेर देना, यही भारी गलती कुछ विद्यार्थी कर देते हैं। भाई अभी ये शेषफल नहीं है, शेषफल उसको कहते हैं जब पूरा भाग देने के बाद जो बचता है उसे ना हम लोग शेषफल कहते हैं। अभी तो ये दोनों पड़ा हुआ ऊपर में, इसलिए इसको अभी इसको अभी आप लोग शेषफल नहीं कह सकते, इसलिए देना एकदम गलत हो जाएगा। आप फिर यहाँ पे 2 उतारिए, ठीक है। हमें विश्वास है, हम लोग पहले से बनाए तो इसलिए इसमें पता है कि 9 बार पूरा भाग तो नहीं लगता, लेकिन 9 से इसमें भाग लगेगा। तो 9 से गुना करेंगे कितना जाता है 1764 आता है। आप लोग कर लीजिएगा, हम समय बचाने को तो सब फास्ट में निकल रहे हैं। अब देखिए अब घटाइएगा कितना जाता है, घटाने आता है 980 आता है। देखिए हम लोग थोड़ा सा समय बचा रहे, 980 आ जाता है। अभी भी हमारे पास ये शून्य बचा हुआ है, इस शून्य को यहाँ पर रखेंगे। फिर आप अभी तक भाग जैसा ही दे रहे, अभी 900 टाइप से नहीं बना रहे आप लोग, ठीक है। फिर आप भाग दीजिएगा तो इस बार 5 बार में ये पूरा का पूरा आ जाता है। तो शेषफल क्या आ गया, शून्य। मैंने एक ही स्थिति में शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो इसका मतलब 900 बराबर तो डायरेक्ट 196 ही हो गया। तो लेकिन प्रोसेस है हमारे पास कुछ, तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या उसने कहा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक जगह पे देखिए क्या है आपका 38,220 बराबर बी की जगह पे क्या 196 गुना भागफल कितना आया था 195 और शेषफल क्या आया था, शेषफल 0। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इसलिए आपका जो HCF था किसका 196 और 38,220 उसका मोसो अर्थात ऐसे पाया 196 क्योंकि भाजक 196। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। है समझो मेरी बात। अब हम लोग आते सवाल नंबर 3 में। वहाँ अभी क्या करना है, मानना है। माना कि बड़ी संख्या क्या है वहां पर, तो माना कि ए बराबर 867, बी बराबर कितना है 255, है ना जी।
रफ में कार्य थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। 255 से भाग करेंगे 867 में कि 3 बार में भाग लगता है, कितना आता है 765 आता है। घटाने के बाद 102 आता है। अब ये शेषफल है क्योंकि भाग तो लगेगा नहीं। फिर ऐसे करो, अभी उसको उठा के यहाँ पे लाइए 255। ये सब बात हम फास्ट में बता सकते क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज को समझा चुके हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, एक बार में ही आएगा, सॉरी 2 बार में आएगा। 2 बार में कितना आ जाएगा 204 आएगा। अब घटाते तो यहाँ पे हमारे पास 51 आता है। फिर ये शेषफल को भाजक मान लेंगे तो यहाँ पे आएगा 102, उठा के ये वाला यहाँ लाएंगे और 2 बार में पूरा का पूरा हो जाता है। यानी कि शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। शेषफल क्या हो गया। अब वही कहानी जो पिछले 2 सवाल में करते हुए आए हैं, लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाई बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। तो अब एक जगह पे क्या है 867 बराबर, बी की जगह पे उस समय क्या 255 है, गुना क्यू की जगह पे 3 है, शेषफल की जगह पे क्या लिखेंगे 102। फिर दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं एक जगह पे 255 है, बराबर में क्या है 102 है, गुना 2 है, शेषफल में क्या है 51 आया है। फिर हम तीसरी स्थिति में देख रहे हैं कि एक जगह पे 102 है और भाजक की जगह पे 51 है, गुना में लिखेंगे 2 और इस बार शेषफल क्या आ जाता है, शेषफल शून्य आ जाता है। इस अवस्था में कुछ बच्चे हल्ला कर रहे हैं, बहुत मारेंगे। HCF ऑफ, कुछ विद्यार्थी को भागने का मन हो गया, वो अब भगाएंगे, हम ही भगाएंगे। HCF ऑफ 867,255 का जो HCF है वो कितना है जी 51। 1 नंबर के पूरे सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक, जहां q कोई पूर्णांक है। अगर q कोई पूर्णांक है तो क्या किसी भी आप धनात्मक पूर्णांक को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप लिख सकते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए लिखना। अब मालूम नहीं वो कौन सी संख्या है तो मालूम नहीं तो लिखेंगे माना कि, यहाँ पे मानेंगे कि आखिर वो संख्या क्या है तो उसका कोई नाम रखेंगे ना, तो लिखेंगे माना कि, माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, कौन है ए, तथा b बराबर 6 होगा। अब कहोगे सर जी आपने वो धनात्मक पूर्णांक ए मान लिया तथा b बराबर 6 अपने मर्जी से कैसे आ गया। आप लोग एक सूत्र जानते हैं, बराबर सूत्र होता है BQ+R, ये होता है ना। यहाँ देखे 6q+1, 6q+3, 6q+5, यानी ये जो 6 बार बार दिख रहा है वो समझो किसका जगह लिया हुआ है, b का जगह लिया हुआ है। आप लोग याद रखें अगर इस तरह का सवाल कहीं भी आए, चाहे 4q के रूप में वो या 5q के रूप में जो भी आएगा, समझ लेना वो जो बार बार q के गुना के रूप में रहेगा वो किसका जगह लिया हुआ है, वो b का जगह लिया हुआ है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए तो मैंने माना कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक के हैं तथा b बराबर 6 हो गया। जब b बराबर 6 हो गया तब संभवतः r बराबर जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 तक ही हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं। मैंने आपको पिछले थ्योरी में पढ़ाए थे कि r का मान जब भी होगा, r का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा छोटा। b माना भाजक, भाजक से हमेशा क्या रहेगा छोटा। अरे r का मान ऐसे स्वाभाविक बात है, कभी b से ज्यादा होगा जी। 1 मिनट उदाहरण देते हैं, 1 मिनट समझाने का प्रयास करते हैं उसके उदाहरण के माध्यम से। मैंने यहाँ पे लिया 6, समझे मेरी बात, और मैंने यहाँ पे लिया 21, क्या ले लिया 21।
किसी ने क्या किया, छक्का छो 6 दूनी 12, समझे मेरी बात, छक्का छो 6 दूनी 12 घटा दिया और इससे घटा कहा कि यहाँ पर 11 में से यहाँ बचेगा 9। तो सर जी आप कहते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, यहाँ तो शेषफल भाजक से बड़ा है। तो भाई आप तो सवाल गलत बनाए हैं ना, नहीं समझे। कुछ का कहना होता है सर आप कहते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो ये कहा है, यहाँ देखिए तो शेषफल तो 9 आ गया, यहाँ भाजक तो 6 है जो कि से बड़ा हो गया, शेषफल तो छोटा आना चाहिए। कहाँ है आपका ध्यान, आपने जो भाग बनाया वही है गलत। जरूरी है कि 2 बार में, क्या 3 बार में भाग नहीं लगता, 3 बार में भाग लगाते थे कितना आ जाता, 18 हो जाता, और तो शेषफल कितना आ जाता, 3 आता। देखिए कम हो गया, कम हुआ कि नहीं। स्वाभाविक है कि आर का मान हमेशा भाजक से क्या होगा, कम ही होगा। समझ रही मेरी बात। इसलिए लिखे जब b बराबर 6 है तो इसलिए r बराबर कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर 5 तक ही हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या कहा था भाई साहब, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना बताया गया था। अब देखिए, अब इस पे मान रखना शुरू करते, लिखेंगे जब कर करके, जब हम r बराबर ये रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा, जब r बराबर वो रखेंगे तब a बराबर क्या आएगा। मतलब ये लिखने वाले हैं, जब r बराबर आप 0 रखिएगा, यहाँ 0 भी रख सकते हैं, जब r बराबर आप 0 रखिएगा तब a बराबर क्या होगा, इस a पे मान रखना है, a बराबर बी क्यू प्लस, अभी सूत्र एक बार लिख दो, आगे बढ़ाते हैं। b के जगह पर आप क्या लिखोगे 6 क्यू, r के जगह पर आप क्या लिखो, खुद आप बोले जब r बराबर क्या रखे हैं 0, तो 0 रखेगा, ये जोड़ तंगर कितना आएगा, सीधा 6 क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब 6 क्यू में 0 जोड़ेगा तो 6 क्यू ही ना होगा। फिर लिखेंगे जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या होगा, सूत्र तो होता है बी क्यू प्लस आर। अब मान रखिए a तो, अब b की जगह पर आप क्या रखिएगा 6 क्यू प्लस r की जगह पर इस बार क्या रखिएगा 1, इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि अलग अलग जाते के इसी रूप में रह जाएगा। फिर लिखेंगे जब r बराबर 2 तब a बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर। अब b का मान आप जानते कहते हैं 6, q का मान नहीं जानते, q तो कोई पूर्णांक है रहने दो उसको, और r का मान आप खुद बोले क्या रख रहे इस बार 2, यहाँ रखिएगा 2, ये इसी रूप में रह जाएगा। फिर लिखेंगे जब r बराबर 3 तब a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, मैंने मान रखिएगा तो 6 क्यू प्लस 2। आप ये नहीं भी लिख डायरेक्ट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सही बात। अब देखिए जब r बराबर 4 तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब r बराबर 5 तब a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, अर्थात 6 क्यू प्लस 5 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ध्यान से देखने पर पता चला, लिखेंगे चूंकि, ध्यान दीजिएगा, चूंकि 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 सम पूर्णांक है, क्या है, सम पूर्णांक है, क्या है, सम पूर्णांक है, क्या है 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 सम पूर्णांक है। अब कहोगे सर कैसे सम पूर्णांक है, आप क्यू की जगह पे कोई भी मान रख के देखो ना, आप यहाँ पे मान आप क्या रखते 2, तो 2 गुना 6 करो, 2 छके 2 छके 12, अब 12 2 14, तो 14 सम पूर्णांक है कि नहीं। कहीं भी कुछ भी मान रखे यहीं पे रख दो, आप यहाँ पे 5 रखेगा तो 5 6 30 और 30 4 34, 34 सम पूर्णांक। अब बात समझ आई, पता चला कि एक छोड़ के एक छोड़ करके सम है, तब स्वाभाविक एक छोड़ कर क्या होगा विषम ही होगा। तो चूंकि जब ये सब सम पूर्णांक है तो इसलिए गर्भ के साथ कहेंगे, इसलिए 6 क्यू प्लस 1 छुटल का सब बचल का सब, हाँ 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 सचमुच में जानते का है विषम पूर्णांक है, क्या है विषम पूर्णांक है रे बबुआ, यही ना हमारा प्रूव करने को था, ये हो गया प्रूव। कोई दिक्कत तो बोलिए।
चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।